अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज m in M20, ये हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। या वैसे आरसीसी में पढ़ते हो, पर अगर कोई पूछ ले आपसे तो ये आपको पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है। सर ये 28th डे पे निकलना। हाँ, अगर 28 डेज पे सीमेंट की स्ट्रेंथ निकालें तो वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो 20 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है जो आपकी नंबर है, कि मतलब 28 डेज पे M20 रिप्रेजेंट करिए कि आपके 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 20 न्यूटन पर, यहाँ पे अगर कोई भी अलग वैल्यू होती, 20 ना होता, तो वो होता है हमारा आंसर। M in M20 represents strength of concrete slash cement at 28 days। इसको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। और इस वाले केस में 28 डेज पे कितनी स्ट्रेंथ होगी? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपने कभी देखा है ग्रेनाइट रूफिंग के लिए काम आता है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ देखा तुमने काम आते हुए? कंस्ट्रक्शन के काम में सर जी। तो कभी आपने छत पे लगा हुआ देखा है ग्रेनाइट? हाँ सर जी देखा है, पत्थर होता है सर जी, स्टोन। बेटा ग्रेनाइट आपके किचन में लगता है, तो ये गलत है। ग्रेनाइट आपकी रूफिंग में नहीं लगता है। सर ग्रेनाइट मेट्रो में भी तो लगा होता है बहुत जगह। हो गया बीजेस का लगता है, छोड़ दे। तो बेटा ज्यादातर तो रूफिंग के लिए थोड़ा है, वो फ्लोरिंग के लिए यूज हो सकता है। वो तो मार्बल यूज होता है, ग्रेनाइट की जगह नहीं होता है। फ्लोरिंग के लिए यूज हो सकता है, और आपकी जो किचन में स्लैब वर्क होता है उनके लिए यूज होता है। सर मार्बल की जगह भी तो यूज किया जाता है उसे। कर सकते हैं, वो तो क्या फ्लोरिंग मटेरियल है, रूफिंग मटेरियल नहीं है। यस सर, फ्लोर मतलब फ्लोर के लिए। हाँ, तो सर ज्यादातर कहाँ यूज होता है सर ये? बेटा वही तो बताया, फ्लोरिंग और आपके जो किचन स्लैब, स्लैब। किचन स्लैब में लगता है। और कहाँ लगता है, आपने कहीं देखा है? नो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सर सकते हैं। सर आप एक बोलो। बार ये M इन M20 वाला सर एक और बता दो। M इन समझ नहीं आया M20 थोड़ा। है, M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या सीमेंट एट 28 डेज, 28 दिन के बाद सीमेंट और कंक्रीट की स्ट्रेंथ M बताता है। और M के आगे जो वैल्यू है वो उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस कंक्रीट की 28 डेज पे। समझे? ओके सर, हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इसका। और कुछ सीमेंट की ग्रेड आपके लिए है। और कुछ आपको कोई डाउट हो तो बताओ। सर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारी दो ही आएंगी ना, स्टेरिफाइड और अनस्टेरिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स, तीन है आपके। सर मैं यूट्यूब कई जगह मैं देखा था, उन्होंने फिजिकल में कहीं सिर्फ दो ही लिख रखी थी, स्टेरिफाइड और ये जो फोलिएटेड वाली थी उन्होंने मैटम जियोलॉजिकल में ही लिख रखी।
तो जियोलॉजिकल में 3 तरह की होगी कि आपकी इग्नियस है या फिर जियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक आपके पास में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4.75 mm सीव का नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसे सीव नंबर 4 बोलते हैं। आईएस कोड में इसका नंबर है सीव नंबर 4। सर एस्फाल्ट बिटुमिन एंड टार का यूजेस सर एक बार बता दीजिएगा। अभी बेटा आपके सिलेबस में नहीं, आगे आएगा, अभी कहाँ से आ जाएगा, अभी तक तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, बाकी कोई और चीज है तो आप मुझ, हाँ बोलिए। सर आपने कौन कौन से चैप्टर करा रखे हैं सर, उसका एक बार नाम बता दीजिए सर। विकास पहली बार क्लास है बेटा? नो सर, क्लास में तो बहुत बार है सर, लेकिन कंफ्यूजन है सर। बड़ा कंफ्यूजन है तुम्हें यार। 2.2 तक पढ़ा है हमने, 2.2 सिलेबस अपलोड। आप गूगल क्लासरूम पे हो? यस सर। वहाँ पे एक सिलेबस नाम का फोल्डर बना हुआ है, मिड टर्म सिलेबस नाम का, ये देखा है खोल के? नो सर, अभी नहीं देखा सर। क्यों? देख लेंगे सर। कब? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर मतलब क्या होगा, जो लकड़ी हमारे किसी कंस्ट्रक्शन पर्पजेज और जो हमारे यूज होती है, क्या बोलते हैं उसमें, फर्नीचर्स में, तो उसे बोलते हैं हम टिम्बर। हमने टिम्बर का क्लास, टिम्बर को डिफरेंट टाइप्स का देखा था और वुड को देखा था। भाई वुड का हमने ये देखा था कि भाई वुड जो होते हैं, जो जितने भी तरह की लकड़ी पाई जाती है, चाहे वो स्ट्रक्चर पर्पजेस के लिए यूज हो चाहे ना हो, वो सब वुड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। ठीक है, और जो हमारी टिम्बर है, जो हमारे किसी स्ट्रक्चरल पर्पजेस के लिए जो हमारी यूज आ रही है, ठीक है, उसे हम टिम्बर बोलेंगे। ठीक है, तो टिम्बर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, टिम्बर हर जगह रेडिली अवेलेबल रहती है। ठीक है, हर जगह अवेलेबल रहती है। ठीक है, और बहुत अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल है, हमारे हर चीज के लिए यूज आ सकता है। ठीक है, इजीली हम उसे हैंडल कर सकते हैं, इजीली उसकी कटिंग हो सकती है, और बहुत जल्दी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज हो सकता है। हमें उस चीज के लिए कुछ वेटिंग नहीं करनी पड़ती टिम्बर में, बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं टिम्बर कंस्ट्रक्शन में। टिम्बर हमने देखी कहाँ है, फर्नीचर बनाने में देखी है, हमने बैम्बूज देखी है जो हमारे किसी रीइंफोर्समेंट की तरह काम आ सकती है, हमने रेलवे स्लीपर्स देखे हैं। ठीक है, रूफिंग मटेरियल की तरह काम देखी है, हाउसेस कंस्ट्रक्शन में हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेमवर्क देखी है, स्कैफोल्डिंग में भी काम आती है टिम्बर। ठीक है, और बाकी पूरा फर्नीचर तो हमारा टिम्बर से बनता ही है। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर में सबसे पहले हमने सेंटर से स्टार्ट किया। ठीक है, जो हमारा सेंटर पोर्शन था उससे स्टार्ट किया, उसको बोलते थे पिथ और मेडुला। ठीक है, इज द सेंटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, जो रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड ग्रो करता है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ग्रो करता है। उसके बाद हमने जो पार्ट देखा था उसका देखा था हार्टवुड। ठीक है, हार्टवुड होती है डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग और डेड पार्ट होता है हमारे ट्री का। उसके बाद आती थी हमारी सैपवुड। सैपवुड इज लिटिल ब्राउन इन कलर, मतलब लेस ब्राउन होगा। ठीक है, डार्क ब्राउन तो नहीं होगा, लेस ब्राउन होगा। तो ये जो हमारी जो लेयर होती है, ये आउटवर्ड पार्ट्स में ग्रोथ जो करनी होती है उसके लिए काम आती है हमारे ट्री में। सैप कहने का मतलब होता है जो सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, अगर देखोगे आप सैप वाटर रिमूव करने के लिए, सैप वो होती है गीली लकड़ी एक तरह से। ठीक है, सैप कहने की बात है जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा किसी लकड़ी में, और जो भी कोई मतलब
ग्रोइंग पार्ट होगा वो से कहते हैं हम उसे सैप। तो वो होती है हमारी सैप वुड, जो मटेरियल प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारी आती थी सैप वुड के बाद में कैम्बियम लेयर। सैप वुड के बाद आता है हमारा पार्ट कैम्बियम लेयर। सैपवुड की बात आती थी कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर जो होती थी, जो पार्ट सैपवुड का हमारे बार्क में कन्वर्ट होना चाहते हैं, मतलब डेड पार्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर के बाद आती थी इनर बार्क, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए ट्री। फिर आता है आउटर बार्क। इसके बीच में एक आती है एनुअल रेज, जो हमारे को ट्री की ग्रोथ बताती है। एनुअल रेज बोल लो, एनुअल रिंग्स बोल लो। और एक होती है हमारी मेडुलरी रेज, मेडुलरी रिंग्स रेज, जो होती है हमारी रेडियल डायरेक्शन में जो ग्रो करती है। ठीक है, ये हमारे एक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ए टिम्बर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थे ये हमने स्टडी किए थे। उसके बाद हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। हाँ, किसी को डाउट है पूछ लो। सर पिथ को मेड्यूला भी कहते हैं। हाँ, पिथ और मेडुला, ओके सर। पिथ और मेडुला। ठीक है, ये आपके ट्री के पूरे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्ट है। फिर आती है हमारी किस प्रॉपर्टीज, गुड टिम्बर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी जो हम स्टार्टिंग में जो हमने देखी होती है, कलर। कलर जो होता है टिम्बर का, वो कलर को COLOR लिख दो, या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कलर OUR लिख दो। तो कलर जो होता है डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर ज्यादा तरह से यूनिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट। कलर में सबसे पहले हमारा आता है यूनिफॉर्म। चलो ड्यूरेबिलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब होता है किसी लकड़ी की जो, मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल मास में, मतलब जो स्मॉल वॉल्यूम पे हाई मास ऑफ होना चाहिए, मतलब हाई फाइबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस के अंदर, तो उसकी होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, की पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, वो होती है हमारी डेंसिटी। तो किसी की चीज की हाई डेंसिटी होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। सफिशिएंट स्ट्रेंथ कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो चीज आपको लिए चाहिए, ठीक है, उसकी उतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। मान लो आपने कोई टिम्बर लगा रखी है और उसको 10 किलो का वेट होल्ड करना है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उस टिम्बर की स्ट्रेंथ 10 kg हो जाएगी। अगर वो 10 kg से ऊपर का वेट नहीं होल्ड कर सकती तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 10 kg। तो मतलब इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि 10 kg होनी चाहिए, पर जिस पर्पजेस के आप लिए यूज कर रहे हैं उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए हर जगह, कहीं पे डार्क पैचेस, व्हाइट पैचेस, ऐसे करके पैचेस नहीं होने चाहिए। वर्केबिलिटी कहने का मतलब है आप इजीली उसे कट कर सके और इजीली उसे यूज कर सको। ठीक है, हार्डनेस कहने का मतलब होता है जब आप नेल ड्राइव करते हो किसी भी टिम्बर के अंदर, तो वो सफिशिएंट हार्ड होनी चाहिए, इजीली उसके अंदर जो इजीली जो है उसके अंदर आप नेल ठोक ना पाओ। ठीक है, डिफेक्ट्स, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स होंगे, होल्स होंगे, वॉइड्स होंगे, वो सब उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, वैसे कुछ फोटो से देख लेते हैं। अब गुड टिम्बर की पहली प्रॉपर्टीज एक तरह से फिर से डिस्कस कर लें तो ड्यूरेबिलिटी। टिम्बर जो होनी चाहिए हमारे लॉन्गर टाइम के लिए ड्यूरेबल होनी चाहिए। ड्यूरेबल कैसे होगी, अगर वो उसमें कोई डिफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डिफेक्ट्स बायोलॉजिकल एजेंट्स के हो सकते हैं, मतलब कोई कीड़े आ गए वो उसको खा गए, वाइट एंड्स खा गई, कोई केमिकल एजेंट की वजह से कोई रिएक्शन हो गई। ठीक है, कि कोई भी तरह से उस पर रिएक्शन हो रही है, वाटर की वजह से हो रही है, वार्प हो गई। ठीक है, दूसरी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है हमारा कि इतनी स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए ताकि वो जितनी भी एक इजीली जिस जगह हम डेवलप कर रहे हैं उसे, ठीक है, वो उतना लोड कैरी कर सके।
आपने वुड ट्रसेस देखी होगी। ट्रसेस एक स्ट्रक्चर होता है, मैं बता देता हूँ, आगे स्ट्रक्चर में कहीं पढ़ोगे। ट्राइंगुलर इन शेप होता है, हर जगह ट्राइंगुलर इन शेप का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे बोलते हैं ट्रस। ठीक है, इस तरह से ट्रस का फॉर्मेशन होता है। अब आप और भी बना सकते हो, इधर से इसे जोड़ कर लो, मतलब हर जगह जो ट्राइंगुलर इन शेप होगा उसे बोलते हैं ट्रस। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कहने का मतलब है उसमें से इजीली वाटर पास ना कर सके। अगर इजीली उसमें वाटर पास हो गया तो वाटर क्या करता है, क्रैक्स करता है, प्रोड्यूस। वाटर क्या होगा, टिम्बर एब्सॉर्ब कर लेगी पानी को, और वो पानी फूल, मतलब जो टिम्बर होगी हमारी फूल जाएगी। ठीक है, तो हमारी टिम्बर भी में जो है ना वॉइड्स नहीं होने चाहिए, तो उसलिए कहते हैं परमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, परमेबल नहीं होनी चाहिए। एक गुड टिम्बर 8 से 12% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। हार्डनेस क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन, इजीली कोई पेनिट्रेबल नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, कि अपन कील ठोके तो इतनी होनी चाहिए कि हमें कोई रेजिस्टेंस ऑफर करे, कोई इजीली जो है आप उसमें पेनिट्रेट ना कर पाए। ठीक है, टफनेस, टफनेस कहते हैं कोई भी इम्पैक्ट लोड, कोई वाइब्रेशन, किसी की वजह से हमारा जो है कोई भी लोड लग रहा है तो इजीली उसे कैरी कर सके, कोई मतलब टफनेस है मतलब एक इम्पैक्ट। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई एक हाई लोड लगना उसे बोलते हैं हम इम्पैक्ट। तो हमारा एक शॉर्ट ड्यूरेशन अगर हाई लोड लग रहा है तो जो हमारी टिम्बर होनी चाहिए वो इतनी टफ होनी चाहिए वो उसे हैंडल आउट कर सके। इलास्टिटी, इतनी इलास्टिक होनी चाहिए किसी भी मान लो लोड के कारण अगर उसमें क्या होता है चेंज इन शेप या चेंज इन साइज हुआ है तो जैसे ही वो लोड रिमूव हो तो इतनी इलास्टिक हो कि वो बाकी उसी जो है शेप में दोबारा आ जाए। कभी देखना, कई बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है या फिर ये बेसबॉल में करते हैं तो क्या होता है कि जो बैट होता है थोड़ा सा अंदर चला जाता है, थोड़ा सा मामूली सा। ठीक है, अगर आप उसे माइक्रो स्ट्रक्चर देखो तो उसे, और दोबारा जैसे ही बॉल हिट करके हट जाती है तो दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। वर्केबिलिटी, गुड टिम्बर वर्केबल होने में इजीली हमारी शेप या किसी चीज में कट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, हैवी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हैवी होगी उतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब जितनी ज्यादा हैवी होगी उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी उतना ज्यादा मास होगा तो उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्ट्रक्चर में कोई तरह के डिफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स होंगे वो इसमें नहीं होने चाहिए। फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इजीली जो है उसको आग ना लगे। ठीक है, जितनी ज्यादा वुड डेंस होगी ना, जितनी ज्यादा उसमें मतलब क्या बोल सकते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही कम, उतनी ज्यादा वो फायर रेजिस्टेंट होगी। मैकेनिकल वियर, ठीक है, किसी भी कारण आपने फ्रिक्शन के कारण, कोई भी चीज के कारण, कोई आपका कुछ भी गिर जाने की वजह से कोई वियर एंड टीयर उसमें इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी जो टिम्बर है, ठीक है, वो शाइनी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेशली शॉर्ट जो होगी वो टिम्बर शाइनी होगी, और जो भी डार्क इन कलर की टिम्बर होगी वो हाई स्ट्रेंथ टिम्बर होगी, जो लो लाइट कलर की जो टिम्बर होगी वो लो स्ट्रेंथ टिम्बर होगी। ठीक है, और शेप ऑफ टिम्बर में कई बार क्या होता है कि टिम्बर वॉर्प कर जाती है, ठीक है, किसी पानी की वजह से, किसी भी चीज के, तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वॉर्प कहने का मतलब हो जाता है किसी तरह से वो टिल्ट सी हो जाए एक तरफ से। ठीक है, मान लो आपने उसको कोई रोटेशन प्रोवाइड करी तो वो ट्विस्ट हो गई किसी भी तरह से। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए टिम्बर में। टिम्बर जो होनी चाहिए हमारी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और टिम्बर की स्मेल जो होनी चाहिए वो स्वीट होनी चाहिए। तो आप इसमें से कुछ प्रॉपर्टी जो है अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। साउंड, रिंगिंग साउंड होनी चाहिए जब भी हम टिम्बर को वैसे, ठीक है, कोई भी टिम्बर को हम अगर हैमर से थोड़ा बहुत ही उसमें जाए तो उसमें रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। हमने सीजनिंग के बारे में देखा था, रिमूवल ऑफ वाटर के बारे में देखा तो, ठीक है, एक वाटर जो प्रेजेंट होता है टिम्बर में डायरेक्टली प्रेजेंट होता है कि वो सिंपल पानी प्रेजेंट होता है, एक उसके सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
सैप में, जैसे सैप बोलते हैं, तो एक सैप वाटर रिमूवल होता है और एक जो वैसे ही पानी जो उसमें प्रेजेंट होता है, तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के पानी प्रेजेंट होते हैं, हमें ये सारा पानी रिमूव करना होता है। सीजनिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ जो भी वेट ऑफ वाटर जो होता है हमारे टिम्बर से, या वॉइड्स के अंदर जो टिम्बर प्रेजेंट है, या फिर सैप में जो हमारा वाटर ऑफ टिम्बर प्रेजेंट है, उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं सीजनिंग प्रोसेस। जो भी और जो हमारी कोई भी लकड़ी है या कोई भी हमारा ट्री है, उसके अंदर वेट 50 to 60% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें वो वाटर रिमूव करना पड़ता है। अभी तक बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर में किसी को डाउट है? सर अगर वुड रिंगिंग नहीं होगी तो सर क्या प्रॉब्लम होगी उसमें? बेटा उससे डिफेक्ट शो होता है कि भाई एक जो है क्या बोलते हैं कि भाई एक जो साउंड जो होगी ना, जैसे मान लो कई जगह आप मेटल में रिंग करते हो तो एकदम से टंग की साउंड आती है, लेकिन कहीं और जगह जहाँ पे कोई डिफेक्ट्स प्रेजेंट होगा या कोई होल प्रेजेंट होगा ना टिम्बर में, ठीक है, जैसे ही आप मारोगे ना तो जो आपकी साउंड होगी ना वो कहीं जगह एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उस टिम्बर में डिफेक्ट्स है। ठीक है, कई बार जैसे आप ये भी कर सकते हो, जैसे क्या सीमेंट टाइलिंग में ये यूज करते हैं एक तरह से, कि सीमेंट टाइलिंग अगर पीछे पूरी तरह से सीमेंट अवेलेबल है ना, तो अगर आप उसमें मारोगे ना तो एक ऐसे आपको फील होगा कोई टक टक की आवाज आ रही है, और जैसे ही आपने कहीं पे मारा जहाँ पे टाइलिंग लगा रखी है वहां पे नीचे सीमेंट नहीं है, ऐसा लगा कि कहीं पे आवाज गायब हो गई। ठीक है, कभी देख लेना, घर पे भी कई बार होता है कि कई बार अपन हर जगह मारते हैं तो कई जगह तो अच्छी साउंड आती है जहाँ पे भी आपने मारा, कई जगह क्या है खोखली सी साउंड आ जाती है कि आपको पता चल जाता है नीचे कुछ खोखला सा है। यस मतलब सर, वो दबी दबी सी आवाज आती है सर उसमें। हाँ, तो वो रिंगिंग साउंड कहने का मतलब है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वाटर सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग हमने एयर सीजनिंग देखा था, और वाटर सीजनिंग दो तरह की होती है नेचुरल सीजनिंग में। ठीक है, तो वाटर सीजनिंग में क्या होता है कि जो सैप वाटर होता है टिम्बर में वो हम रिमूव करते हैं। इसमें 2 से 4 वीक्स होते हैं, और फिर टिम्बर को हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कुछ नहीं करते, हम टिम्बर को जो पानी जो हमारा फ्लो करता है उसके अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, और उससे जो होता है हमारा सैप ऑफ द वाटर जो होता है, उससे हमारा सैप के अंदर जो वाटर होता है, जो वाटर फ्लो करता है टिम्बर के थ्रू, वो उस वाटर को रिमूव करता है। और इसको लगते हैं 2 to 4 वीक्स ऑफ टाइम। उसके बाद जो हमें जो गीली टिम्बर मिलती है, जो पानी में से हम जो निकालते हैं, उसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है एयर सीजनिंग। एयर सीजनिंग के लिए हम ऐसे सेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, 300 mm ऊपर हाइट के हम हमारी जो टिम्बर है उसको रख देते हैं। ठीक है, उसे एक शेड में प्रोवाइड कर देते हैं, फिर जो एयर जो होती है उसके अंदर से मूव करना स्टार्ट कर जाती है। इसको ऐसे बनाया जाता है ताकि एक थोड़े थोड़े गैप्स रखे जाएं टिम्बर के बीच में, ताकि हर जगह जो है एयर इजिली फ्लो कर सके थ्रू द टिम्बर। ठीक है, तो इजीली ये किसी प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है और एयर इसके अंदर सर्कुलेट होती है, और एयर धीरे धीरे वाटर का रिमूवल करती है। लेकिन ये जो सीजनिंग होती है टाइम बहुत कंज्यूमिंग होती है, लेकिन अच्छी जो वेल सीजन टिम्बर जो होती है वो इसी प्रोसेस से मिलती है, एयर सीजनिंग। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आर्टिफिशियल सीजनिंग का मतलब होता है कि जो हम मैन मेड सीजनिंग करते हैं किसी भी टिम्बर का, किसी भी लकड़ी का मैन मेड अगर कोई सीजनिंग कर रहे हैं उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल सीजनिंग।